हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आप लोगों की दीपावली? आई होप कि आप लोगों ने दिवाली में बहुत एंजॉय किया है और बहुत मिठाइयाँ खाई हैं एंड आई होप कि थोड़ा सा कोरोना के फियर को ओवरकम करने की ट्राई की है, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिले हैं। बट फिर भी हमें अभी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि अभी भी हमारे सामने से ये पेंडेमिक जो है वो गया नहीं है और इनफैक्ट थोड़ा सा और एग्जेगरेट होके सामने आ रहा है। तो ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ प्रॉपरली एंड बहुत ज़्यादा भी इग्नोर नहीं करना है, इग्नोरेंट नहीं बनना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोबेबली 1 वीक पहले ली थी, उसमें हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर एम्फीबियंस को कंप्लीट कर लिया था एंड वी वर लाइक कंप्लीटेड विद द इक्थायोफिस, एलाइटिस एंड पाइपा, जिसको हम लोगों ने देखा था कि हाउ डू दे दीज एम्फीबियन मेंबर्स शो पेरेंटल केयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्टिलिया को। क्लास रेप्टिलिया जो है, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं रेप्टिलिया के बारे में डिटेल्स को। ये हमारे सामने जो पैराग्राफ लिया हुआ है मैंने, दिस इज अ पैराग्राफ गिवन स्ट्रेट फॉरवर्डली एज इट इज इन एनसीईआरटी। आई हैव जस्ट कॉपीड दैट, ताकि हमें ये मालूम हो कि इतने पॉइंट्स तो हमें एकदम आने ही चाहिए। पर फिर भी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी क्लास को, तो हम लोग स्टार्टिंग से लेके और उसके बेसिक डिटेल्स के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मैं कराऊंगी आप लोगों को। पहली बात हमने देखी थी लास्ट क्लास में कि एम्फीबियंस को हमने बोला था दोज वर द ऑर्गेनिजम्स हु केम ऑन लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो जमीन पे पहली बार आए वो ऑर्गेनिजम्स थे एम्फीबियंस, राइट? लेकिन हमने उनको ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स नहीं बोला था। उसका क्या रीजन है? ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहलाने के लिए उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अकॉर्डिंग होना जरूरी है और एम्फीबियंस वहां पर मात खा गए, वहां पर वो अप्रोप्रिएटली फिट नहीं बैठ पाए, क्योंकि एम्फीबियंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए जाना ही पड़ता था हमेशा। कहां पर? वाटर के अंदर। एग्स वो ले करते हैं कहां पर? वाटर के अंदर। उनके पास में ये अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म नहीं था कि उनको हम लोग एक ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की कैटेगरी में पुट कर सकें। पर रेप्टिलिया जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जमीन पर रहने की अडेप्टेशंस को अकोमोडेट करके प्रॉपरली जमीन पर रह सकते हैं। इतनी इनके पास कैपेबिलिटीज हैं कि हम इनको ऐसा बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व है प्रॉपरली लैंड पे रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइवल और बेसिक नेसेसिटीज को फुलिफाई करने के लिए इनकी बॉडी अडेप्टेड है। ठीक है, तो रेप्टिलिया जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे चलते हैं? हमने जनरली देखा होगा, इमेजिन किया होगा, स्नेक हो जाते हैं, लिजर्ड्स हो जाती हैं, ये क्रॉल करके चलते हैं। ठीक है, तो टू क्रॉल का मतलब ही होता है रेप्टाइल। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स क्रॉल करके चलते हैं, जनरली रेप्टिलिया के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स क्रॉल करके चलते हैं। अगर हम इमेजिन भी करेंगे दिमाग में, तो हमारी आएगा स्नेक, ठीक है, हमारी आएगा लिजर्ड, हमारी आएगा क्रोकोडाइल, ठीक है, और हमारी आ जाएंगे दिमाग में टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस। ठीक है, ये सब क्रॉलिंग टाइप के एनिमल्स हैं जो कि और भी डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन फॉलो कर सकते हैं, पर जनरली क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग लोकोमोशन ये सभी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है मैंने सिर्फ ये बताया, पर अभी हम लोग ये देखते हैं कि रेप्टाइल्स में ऐसा क्या है कि वो लोग ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है, तो पहली बात, वाटर के अंदर गैमीट लेकर के और फर्टिलाइजेशन वाटर में हो तब हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इनकी जो बॉडी है वो स्पेसिफिकली अडेप्टेड है कि इनके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दैट सिंपली मीन्स कि गैमीट्स जो है उसको बॉडी के अंदर पुट करते हैं मेल मेंबर्स फीमेल मेंबर्स के, राइट? दैट मीन्स कि इनके पास में कोई ना कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना है पहला तो, कि इन सभी की कैपेबिलिटी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने की। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट जो कि रेप्टाइल्स को ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट बनाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ एमनियन। एमनियन क्या चीज है? तो अभी इसके पहले, ये रेप्टाइल्स के पहले जो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे
उसमें हमने फिशेस और एम्फिबियंस देखे और हमने ये भी देखा कि उनके एम्ब्रियोस किस तरीके से वाटर से सराउंडेड रहते थे, ठीक है, किस तरीके से जो एग्स हैं या एम्ब्रियोज हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो वाटर के प्रोटेक्टिव कुशन से ऑलरेडी सराउंडेड हैं क्योंकि वो रहते हैं फ्रेश वाटर में या तो मेराइन वाटर में, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कोई ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैंड पर ही शिफ्ट हो गए हैं तब उनके आसपास में तो सराउंडिंग वाटर नहीं है, तब उनके जो एम्ब्रियोज हैं उनको ये प्रोटेक्टिव कुशन कैसे मिलेगा पानी का, ठीक है। तब इसीलिए जो एम्ब्रियोज हैं उनके आसपास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप होना स्टार्ट हुई, जिसके अंदर जिस मेम्ब्रेन की मैं बात कर रही हूं वो होती है एमनियन। और एमनियन एक वाटर फिल्ड कैविटी को सराउंड करती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी में जो है एम्ब्रियो कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहा होता है सो दैट द एम्ब्रियो विल गेट अ प्रोटेक्टिव कुशनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आएंगे सभी के पास में हम लोगों को एमनियन देखने को मिलेगी क्योंकि एमनियन जो होती है वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर एम्ब्रियो को एक तरीके से फ्लोटिंग स्टेट में मेंटेन कर पाती है, ठीक है। तो ये हुए 2 पॉइंट्स, एक तो था इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एमनियन जो कि इनके पास में है, रेप्टाइल्स के पास में, ठीक है। तीसरी बात कि अगर मैंने बोला जो एग्स ये लेकर रही हैं वो एग्स किस प्रकार के हों कि वाटर उससे इवेपोरेट ना हो जाए और वो जो एम्ब्रियो है अंदर जो डेवलप हो रहा है वो डेसिकेट ना हो जाए, वो सूख ना जाए, ठीक। तब इनके जो एग्स हैं उनके आसपास में जो लेयर होनी चाहिए, जो शेल होनी चाहिए वो एक प्रोटेक्टिव टाइप की शेल होनी चाहिए जिससे वाटर का इवेपोरेशन ना हो और इसीलिए इनके पास में होती है कैल्केरियस शेल्स या कैल्केरियस एग्स होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई होती है एग्स को सराउंड करती हुई, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो एग्स को सराउंड कर रही है वो एम्ब्रियोज को सूखने से मतलब कि डेसिकेट होने से बचा रही है। दिस इज थर्ड पॉइंट जो कि इनको ट्रूली टेरेस्ट्रियल बनाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा इनके पास में बॉडी ड्राई आउट ना हो जाए के लिए स्केल्स की प्रेजेंस है और स्क्यूट्स की प्रेजेंस भी है, ठीक है। ये स्केल्स और स्क्यूट्स क्या होते हैं मैं आप लोग को बताती हूँ अभी, लेकिन स्केल्स जो है बेसिकली वो डेड कॉर्निफाइड मतलब कि केराटिन से बनी हुई स्किन के बने हुए होते हैं और इसी कारण से क्योंकि एक डेड लेयर सराउंड कर रही है बॉडी को सिंपली मीन्स दैट बॉडी से इवेपोरेट होके वाटर जो है वो बाहर लॉस नहीं होगा, कम से कम लॉस होगा और इसीलिए ये फिर से लैंड पर रहने के लिए सूटेबल हो गए, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चारों के चारों, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द क्वेश्चंस इन नीट आर कंसर्न। व्हाट मेक्स द रेप्टाइल्स ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स? दैट कैन बी internal fertilization, that can be presence of amnion, ठीक है, that can be presence of dried skin and scales over that skin, that can be the protective calcareous layer around their eggs, ठीक। so these are some of the points. now characteristics पे आते हैं हम लोग, one by one we will do all the characteristics. पहला character मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, that is the crawling and creeping kind of locomotion is shown by almost all the reptiles, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये सारे के सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं ये होते हैं पोइकिलोथर्मल्स, दैट मीन्स एक्टोथर्मल, दैट सिंपली मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मैंने 3 नाम लिए, पोइकिलोथर्मल, इसी को बोलते हैं एक्टोथर्मल, इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी पोइकिलोथर्मल्स नहीं लिखा हुआ अगर दिख रहा तो I would just write it over here that ectothermic is also called as cold blooded is also called as poikilotherm, ठीक है। That means the reptiles are not able to maintain the fixed body temperature. ये एक fixed body temperature maintain नहीं कर पाते हैं, amphibians भी नहीं कर पाते थे, fishes भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये एक similarity हो गई fishes, amphibians और reptiles में कि सारे के सारे poikilothermals हैं, ठीक है। poikilothermals मतलब कि cold blooded animals हैं, ठीक। एक बात ये, दूसरी बात बियरिंग एपिडर्मल एंड डर्मल स्केल्स। अब यहां पर क्या बात है, तो इसको हम बोलते हैं स्केल। ये आपको स्नेक लग रहा होगा, सही में लग रहा है कि नहीं, ठीक है, कि कुछ और लग रहा है, ये एक स्नेक है, ठीक है। तो स्नेक के पास में जो हम देखते हैं ना उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्केल्स का नेचर होता है एपिडर्मल, एपिडर्मल लेयर को शेड किया जा सकता है, इसीलिए स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी केंचुली बाहर छोड़ सकते हैं, दे आर एक्चुअली एबल टू शेड देयर स्किन,
ठीक है, स्किन कास्ट बोलते हैं जिसको। और अब वहीं पर अगर हम देखें टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस, ये टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस, ठीक है, और क्रोकोडिलस, ये क्रोकोडाइल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये टर्टल है। और इनके ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा कड़क जो है इनके ऊपर की कवरिंग होगी, ठीक है, ज्यादा कड़क है, ज्यादा हार्ड होती है वो, और उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूट्स, ठीक है, हम उसको स्केल्स नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूट्स। और स्क्यूट्स होते हैं डर्मल ओरिजिन के। कभी भी क्रोकोडाइल हो गया या टॉर्टोइस हो गया, ये स्किन शेड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक डर्मल ओरिजिन की है, वो एक एपिडर्मिस नहीं है कि आराम से झड़ जाएगी, वो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि झड़ नहीं सकती है। इसीलिए सिर्फ हम बोलेंगे स्नेक्स हो जाएंगे या लिजर्ड्स हो जाएंगे, इनकी काबिलियत होती है अपनी अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को शेड करना, एपिडर्मल पोर्शन को शेड करना, स्केल्स को शेड करना, ठीक है। लेकिन ये काम कौन नहीं करेगा, टर्टल्स नहीं करेंगे, क्रोकोडाइल नहीं करेगा, टॉर्टोइस नहीं करेगा, दे विल नॉट बी एबल टू शेड देयर वी कैन से डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो डर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्या समझ में आया, क्रॉलिंग क्रीपिंग टाइप के होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, इनके पास में एपिडर्मल स्केल्स हो सकते हैं जैसे कि स्नेक में होते हैं और लिजर्ड में होते हैं, इनके पास में डर्मल स्क्यूट्स हो सकते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल के पास में होते हैं, और हम बोलेंगे कि टर्टल और टॉर्टोइस के पास में भी होते हैं, ठीक है। ये देखो किस प्रकार से शेड करते हैं स्किन को, आप लोगों को एक बहुत अच्छा विजुअल इमेजिनेशन यहाँ पे मिलेगा। स्नेक किस प्रकार से अपनी स्किन को शेड करके बाहर निकल रहा है, एज इफ कि उसका एक नया अवतार हो गया, इजंट इट। तो दे आर एक्चुअली जस्ट मतलब बोलेंगे पेल ऑफ हो गई स्किन उनकी एक तरीके से, मतलब पूरी पुरानी स्किन को झड़ जाती है। काफी लोग तो उसको स्पिरिचुअल मतलब पर्पसेस से स्टोर करके रखते हैं, आई हैव सीन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो ये हालांकि किसी और लाइन में है, हमें उसके डिस्कशन की जरूरत नहीं, पर यहाँ देखें तो ये स्नेक कितनी आसानी से अपनी स्किन को शेड ऑफ करके बाहर जाता है, लिजर्ड भी ऐसे कर सकती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखी होंगी वॉल लिजर्ड्स एकदम पिंक पिंक हो जाती हैं, एकदम मतलब जस्ट अभी हाल ही बर्थ हुआ ऐसे दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी स्किन शेड करके वापस से नई स्किन डेवलप कर रही होती हैं, ठीक। तो ये स्किन्स को शेड कर सकते हैं, स्केल्स को शेड कर सकते हैं एज स्किन कास्ट, ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, है ना, ये सब ऑर्गेनिज्म जितने भी रेप्टाइल्स हैं, इनकी पूरी की पूरी ड्राई रफ स्किन होती है, इनके पास कोई म्यूकस ग्लैंड्स सीक्रेशंस स्किन के ऊपर नहीं होते, जैसे कि एम्फीबियन के पास होते थे। अगर हम याद करें तो एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह की स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती, ठीक है। ये लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रेप्टाइल्स से फॉलो नहीं होगा, वो कभी भी अपनी स्किन को मॉइस्ट नहीं रखते हैं, उनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, उनकी स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड्स की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती। सो दिस इज जस्ट कैरेक्टर्स पे पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन का क्या मोड है। तो रेस्पिरेशन का मोड है, क्योंकि स्किन तो डेड है, सिंपल बात है, गिल्स इनके पास होते नहीं है, तो इनके पास में लैंड के ऊपर रहने के लिए कौन से बेस्ट पॉसिबल ऑर्गन्स हैं, लंग्स। तो इनके पास में कैसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सो दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट, इसको बहुत टिपिकल नहीं करना, सिर्फ लंग्स की प्रेजेंस होती है ये बताना है, ठीक है। अब लंग्स की प्रेजेंस है तो क्या इनके पास में भी एक्सपांशन और वापस कंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिब केज होता है, ठीक है। तो यस, नाउ अब से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने आएंगे, मतलब कि रेप्टाइल्स तो हो ही गए जो हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, एव्स आ जाएंगे हमारे सामने और मैमल्स आ जाएंगे हमारे सामने। अब से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने आएंगे सभी के पास में प्रॉपर रिब केज की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो रेप्टाइल्स ऑनवर्ड्स रिब केज चालू हो गया, ठीक है। तो रिब्स हेल्प्स देम इन एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी कैविटी, मेकिंग द लंग रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट, वी ऑल कैन से, देन एम्फीबियंस। तो क्या मतलब एम्फीबियंस के पास में लंग्स नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके पास में रिब केज नहीं था, ठीक है। और एम्फीबियंस के पास में और भी मोड ऑफ रेस्पिरेशन थे, जैसे कि बक्कोफेरेंजियल था, गिल्स थे उनके लार्वल स्टेजेस में, उनके पास क्यूटानियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन था स्किन के थ्रू, इनके पास में नहीं है सब, इनके पास में सिर्फ लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल है और रिब केज की प्रेजेंस भी देखने को मिल रही है,
दैट इज इट, ठीक है। फिर आता है हार्ट कैसा होता है। तो हार्ट इनका होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट। जैसे कि एम्फीबियंस के पास में 3 चेम्बर्ड हार्ट था, वैसे ही 3 चेम्बर्ड हार्ट इनके पास में है। 1 एट्रियम, 1 राइट एट्रियम वी ऑल कैन से, और लेफ्ट एट्रियम। तो इधर मैं राइट एट्रियम लिख देती हूँ, इधर मैं लेफ्ट एट्रियम लिख देती हूँ, और मैं इधर लिख रही हूँ वेंट्रिकल। लेकिन इनका जो वेंट्रिकल होगा ना, उसके पास में ऐसे एक पार्शियली डिवाइडिंग सेप्टम की प्रेजेंस है, ठीक है। मतलब कि एट्रिया, ठीक है, ये एट्रिया रफ बना रही हूँ, एकदम रफ एग्जांपल बना रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग कंप्लीट हार्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल कि मैं क्या बता रही हूँ। जैसे कि मान लो ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, और वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइडेड एक सेप्टम से, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 4 चेंबर नहीं हुआ है, चेंबर अभी भी कितना है? 3 है। लेकिन वेंट्रिकल के पास में हम लोगों को एक पार्शियली डिवाइडिंग सेप्टम की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज आई होप वेरी क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर। एक और एक्सेप्शन इसमें आता है, और वो एक्सेप्शनल एग्जांपल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि उसके पास में जो सेप्टम है वो कंप्लीटली डिवाइडिंग सेप्टम है, पार्शियली डिवाइडिंग सेप्टम नहीं। इसीलिए हम बोलेंगे कि क्रोकोडाइल्स जो है वो मोस्ट एडवांस मेंबर्स हो जाएंगे रेप्टिलिया के, और वो मैमल्स के साथ में सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं, ठीक। तो हार्ट में 2 ऑरिकल्स हो गए, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल, और एक पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। क्रोकोडाइलस में एक्सेप्शन है जहां पर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल हैं, क्योंकि उसके पास में कंप्लीटली डिवाइडिंग सेप्टम प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। फिर आती है बात कि जो इनका ऑक्सीपिटल बोन है, उस ऑक्सीपिटल बोन में कितने ऐसे कॉन्डाइल्स हैं जो कि हम बोलेंगे वर्टेब्रल कॉलम के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि एम्फीबियंस के पास में 2 होते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिशेस की, अगर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की, और अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की, मतलब कि एव्स, इन सभी के पास में सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंट होगा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और इस सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में आर्टिकुलेट करती हुई वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की स्कल को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोल देते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, और इनके पास में वैसा ही स्कल प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं कि क्या इनके पास में अपेंडेजेस की प्रेजेंस है। जैसे कि एम्फीबियंस के पास में हमने देखी थी, मैक्सिमम एम्फीबियंस के पास में 2 पेयर अपेंडेजेस थे, मतलब कि 2 हाथ और 2 पैर, मतलब कि टेट्रापोडा, ठीक है। लेकिन वहां पर भी कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे थे, जैसे इक्थायोसॉरस, सॉरी नॉट इक्थायोसॉरस, हाँ इक्थायोसॉरस बराबर, इक्थायोसॉरस ही था ना यार, एक मिनट रुक जाओ, इक्थायोफिस था, इक्थायोफिस था, सॉरस नहीं, सॉरी, हाँ इक्थायोसॉरस तो रेप्टाइल है, ओके ठीक है। तो इक्थायोफिस जो है उसके पास में हमने कहा था लिम्बलेस था वो एम्फीबियन, वैसे ही यहाँ पर लिम्बलेस रेप्टाइल्स भी आएंगे जिनका नाम है स्नेक्स, ठीक है। तो स्नेक्स के पास में हम लोग को 4 लिम्स देखने को नहीं मिलते, स्नेक्स आर गोइंग टू बी द लिम्बलेस वंस, ठीक। लेकिन अगर लिम्स हैं तो एक पॉइंट और हमें नया यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो है अगर मैं इस पोर्शन को जूम आउट कर देती हूँ तो आप देखो मैंने क्या बताया, ध्यान देना हाँ प्लीज। 1 2 3 4 और 5, आप सभी को 5 फिंगर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के पास में, और इसीलिए हम बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल होते हैं ये टेट्रापोड्स, ठीक है। 4 पैर वाले हैं, और चारों पैर के पास में, मतलब चारों अपेंडिल्स के पास में 5-5 डिजिट प्रेजेंट है, क्लॉ बियरिंग डिजिट्स हैं, ठीक है, मतलब कि क्लॉज वाले डिजिट्स हैं इनके पास में, पेंटाडेक्टाइल टाइप के ये हो जाएंगे, ठीक। हमारे पास में भी पेंटाडेक्टाइल है, लेकिन हमारे पास क्लॉज नहीं है, ठीक। हमारे पास में नेल्स होते हैं प्रोटेक्टिव, वी डोंट हैव अ क्लॉ, ओके, ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं किडनीज। जैसे कि मैंने बताया था किडनीज ज्यादा डेवलप होती जाएंगी, आगे जाएंगे वैसे वैसे। हमने एम्फीबियंस में मेसोनेफ्रिक किडनी देखी थी, हम यहाँ पर रेप्टाइल्स में जो बात करेंगे वो मोर एडवांस्ड किडनी है, और उसको हम लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, वो इनके पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा रेप्टाइल्स के पास में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ रहते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि क्रोकोडाइल कंटिन्यूअसली वाटर के अंदर रहता है, इसीलिए क्रोकोडाइल का एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया, अमोनोटेलिक इन नेचर वो होता है। टर्टल की जब हम बात करें और एलिगेटर की जब हम लोग बात करें, तो टर्टल और एलिगेटर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो हम यूरियोटेलिक बोल देंगे। और लिजर्ड और स्नेक क्रिस्टल्स के फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, हम उनको यूरिकोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। तो क्रोकोडाइल हो जाएगा अमोनोटेलिक,
हमारे पास टर्टल और एलिगेटर जो हैं वो होने वाले हैं यूरियोटेलिक, और हमारे पास लिजर्ड और स्नेक जो है वो होने वाले हैं यूरिकोटेलिक इन नेचर। दिस इज डन। फिर आते हैं यहाँ पर एक लिटरली रटने वाला पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ से चालू होता है रेप्टाइल्स, ठीक है, और बर्ड्स मतलब एव्स और मैमल्स, इन सभी के पास में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स की प्रेजेंस होगी। तो ये अगले दोनों क्लासेस के अंदर मुझे डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। चलो, इनके पास कान होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ऑल द रेप्टाइल्स, उन्होंने लिखा हुआ है ऑल द रेप्टाइल्स डू नॉट possess एक्सटर्नल ईयर। Reptiles have middle ear represented by tympanum. Reptiles have internal ear. Reptiles don't have external ear. मतलब कि उनके पास ईयर पिना नहीं होता, उनके पास में ऑडिटरी कैनॉल नहीं होती, डायरेक्टली टिम्पैनम चालू होता है, ठीक है। स्नेक्स के पास में एक्सटर्नल ईयर की प्रेजेंस नहीं होती है, और एनसीईआरटी की भाषा में सारे ही रेप्टाइल्स के पास में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे सामने क्वेश्चंस में आने वाला है, ओके। तो ऐसा बोलते हैं कि सांप सुन नहीं सकता, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। सांप सुन सकता है, मतलब सांप फील कर सकता है वाइब्रेशंस को, क्योंकि उसके पास में मिडिल ईयर तो है और उसके पास में इंटरनल ईयर भी है, मतलब कि उसके पास में कैपेबिलिटी है वाइब्रेशंस को परसीव करने की, डेफिनेटली। तो लोग बोलते हैं कि सांप तो सुन नहीं सकता, फिर वो जब वो बीन पे नाच रहा होता है तब वो एक्चुअल में देख के नाच रहा होता है। ये बात गलत नहीं है, क्योंकि स्नेक्स हैव एक्चुअली एबिलिटी, वी कैन से, टू फोकस। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस कर सकते हैं, और जब बीन बजा रहा होता है उनके आगे, ठीक है, पर्सन जो कि स्नेक्स को मतलब एक प्रकार से कोई पर्टिकुलर गेम खिलवा रहा है मान लो, या डांस करवा रहा है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। सपेरा बोलते हैं ना, सपेरा। तो सपेरा जब बीन बजा रहा है उनके सामने, तब स्नेक बहुत स्ट्रांगली फोकस कर रहा है उसके टिप के ऊपर, बीन के टिप के ऊपर, और उसी डायरेक्शन में वो डांस कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो रुकेगा वैसे ही वो उसको फन मार सकता है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो फिक्स कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसके टिप के ऊपर, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुन नहीं सकते हैं। वो सुन सकते हैं, मतलब वो वाइब्रेशंस परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो snakes have the capability to perceive the vibrations. Now coming on to the reproduction portion, we will say snakes, we will not say snakes, we will say all the reptiles, जितने भी reptiles हैं वो सारे के सारे होते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। चलो, ओविपेरस भी होता है, एग ले करते हैं, है ना। एग मैंने पहले ही बता दिया था कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी, ठीक है, ताकि प्रोटेक्टेड रहे एग्स। ये एग दिख रहा है हम लोगों को। आपको मैंने कहा था कि एम्ब्रियो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा एमनियोटिक कैविटी में, इसीलिए मैंने एमनियन का फोटो भी बना दिया, ठीक है, समझ आया। अब देखो कितना क्यूट ये स्नेक दिख रहा है, माम्बा है ये, क्यूट बिल्कुल नहीं है। माम्बा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक वी कैन से, ठीक है, माम्बा का बेबी एक मिनट रुको, ये रहा माम्बा, ठीक है, दिस वन इज द माम्बा। ओह प्लीज डोंट बाइट अस, दिस इज माम्बा, ओके। ओविपेरस होता है मोस्ट ऑफ दी रेप्टाइल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वी नीड टू गो। बट अगर कोई एक्सेप्शनली पूछ ले आपसे कि ऐसा कोई भी रेप्टाइल है क्या जो कि विविपेरस इन नेचर है, तो हमें बोलना है कैमेलियन। कैमेलियन मतलब कि गार्डन लिजर्ड नहीं होती है, ट्री लिजर्ड। एक मिनट, कैमेलियन मतलब कि ट्री लिजर्ड क्या हो जाती है वो, ट्री लिजर्ड, ठीक है। ये होती है विविपेरस, डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देने वाली। ये एक एक्सेप्शन है, कभी बाय एनी चांस एग्जाम में आ जाए तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है, ओके। चलो, बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सभी होंगी, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, योक सैक, ये आगे अब सभी के पास आने वाली है, बर्ड भी, मैमल भी, सबके पास में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डन, दिस इज डन, ओके। तो किडनी समझ में आ गई हम लोग को, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, बस अब आता है इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर कैसी होगी, ठीक है। तो क्लास रेप्टाइल के कितने ऑर्डर्स हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक होता है ऑर्डर चिलोनिया, जिसके अंदर टर्टल, टॉर्टॉइस आते हैं। एक आता है हमारे पास में ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, एक आता है ऑर्डर स्क्वामिटा, एक आता है ऑर्डर क्रोकोडिलिया।
ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको बता दूं, हम अगर ढंग से पढ़ें तो इसको मैं बोलती हूँ एनाप्सिडा, ठीक है, और मैं इसको तीनों को मिला के साथ में बोलने वाली हूँ डायएप्सिडा। इसका क्या मतलब, ठीक है, ये बेसिकली इनके स्कल के अंदर प्रेजेंट फोरामेन की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो लिविंग रेप्टाइल्स जितने भी हैं, जिंदा रेप्टाइल्स जितने भी हैं, उनको हम दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होती है एनाप्सिडा, एनाप्सिडा के स्कल के अंदर हमें कोई भी फोरामेन देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर मैं बात करूं डायएप्सिडा की, तो डायएप्सिडा के अंदर मुझे दो फोरामेन्स देखने को मिलते हैं। समझ आ गया ना सभी को? तो ये दो सब क्लास हमारे सामने आई, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि रेप्टाइल्स जो हैं ये एक क्लास है, ठीक है। तो इसकी दो सब क्लासेस हो जाएंगी, एक हो जाएगी मेरे पास में एनाप्सिडा, ठीक है, और एक हो जाएगी मेरे पास में डायएप्सिडा, ठीक है। एनाप्सिडा के पास में नो फोरामेन, ठीक है, इन टेम्पोरल एरिया ऑफ स्कल, और डायएप्सिडा में टू फोरामेन्स, दो अपर्चर हैं, ठीक है, ठीक है। एनाप्सिडा का सिर्फ एक ही जिंदा ऑर्डर है और वो हो जाता है चिलोनिया, मतलब कि टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस। और डायएप्सिडा के तीन पॉसिबल हैं ऑर्डर्स जो कि जिंदा मेंबर्स हैं, जिसमें एक हो जाएगा रिंकोसेफेलिया, ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास में स्क्वामेटा, और एक हो जाएगा हमारे पास में क्रोकोडीलिया, ठीक है। इस हिसाब से हम अब इसको आगे फर्दर पढ़ते हैं। एनाप्सिडा, स्कल हैज सॉलिड बोनी रूफ, और इसके टेम्पोरल बोन के पास में कोई वैक्यूटीज मतलब कि अपर्चर्स या फोरामिना की प्रेजेंस नहीं होती है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस, ठीक है। अब नाम ध्यान रखना प्लीज, चिलोन को बोलते हैं टर्टल, टेस्ट्यूडो को बोलते हैं टॉर्टोइस, ठीक है। चिलोन मतलब कि टर्टल, टेस्ट्यूडो मतलब कि टॉर्टोइस, और ट्रायोनिक्स मतलब कि टेरापिन, और टेरापिन गंगा रिवर घाट के पास मिलने वाला टॉर्टोइस है, ठीक है। तो गंगा रिवर घाट के पास मिलने वाला टॉर्टोइस का नाम होता है ट्रायोनिक्स या टेरापिन, ठीक है। इसमें पहले स्टेट पीएमटी में क्वेश्चन आया था, इसलिए ट्रायोनिक्स को हर बार पढ़ा देती हूं मैं, ठीक। अब देख लेते हैं टर्टल और टॉर्टोइस में क्या खास अंतर, ठीक है। टर्टल और टॉर्टोइस में क्या खास अंतर, ठीक है। तो हम जो पालते हैं काफी सारे लोग, वो होते हैं टॉर्टोइस, वो टर्टल नहीं होते, ठीक है। टर्टल मैराइन होते हैं, मैराइन मतलब कि सी वाटर में ही पाए जाएंगे, ठीक है, सी वाटर, है ना। और टॉर्टोइस जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, ठीक है। टर्टल्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, टॉर्टोइस बहुत बड़ी भी हो सकते हैं, जाइंट टॉर्टोइस जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल में, है ना। कैरापेस की बात करें तो कैरापेस मतलब जो इनकी कवरिंग होती है ऊपर की, ठीक है। तो टर्टल्स के पास जो कवरिंग होती है ना, वो ऑलमोस्ट हार्ट शेप की कवरिंग होती है, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसी टाइप की, ठीक है। और टॉर्टोइस के पास में जो कवरिंग होती है ना, वो ओवल होती है, ऑलमोस्ट इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग को यहाँ दिखने को मिल रही है, ठीक है। फिर टर्टल्स क्योंकि कंटिन्यूअसली सी वाटर में रहते हैं तो स्विम करना पड़ता है उनको, इसीलिए उनके फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब मॉडिफाई होके पैडल बन गए, ठीक है। मतलब उनके डिजिट्स फ्री नहीं है, उनके डिजिट्स जो है वो एक तरीके से मान लो वेब्ड हो गए, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सकें। और टॉर्टोइस के साथ ये सेम केस नहीं है, उनके पास में कोई पैडल्स नहीं बने, क्योंकि वो जमीन पे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो वो जमीन पे भी चल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन वो चल सकते हैं क्योंकि इसीलिए वेब्ड नहीं हो गए उनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के टोज, ठीक। हेड की बात करें तो पार्शली रिट्रैक्टेबल हेड होता है, पार्शली मतलब कि जब हम देखते हैं कि टॉर्टोइस अपना सर को रिट्रैक्ट कर लिया तो वो पूरा रिट्रैक्ट कर सकता है, मतलब पूरी सर ही गायब हो गया, अंदर चला गया। टर्टल ऐसा नहीं कर सकता, टर्टल आधा ही हेड को रिट्रैक्ट कर सकता है, पूरे हेड को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो टॉर्टोइस जो है अपने आप को पूरा हेड को अंदर ले जा सकता है शेल के अंदर, जब उसको अपने आप को बचाना हो। टर्टल ऐसा नहीं कर सकता, वो पार्शली ही अंदर जा सकता है हेड को लेके, कंप्लीटली नहीं। टर्टल्स क्योंकि सी वाटर में रहते हैं तो इनको मोस्टली फिशेस खानी पड़ती हैं, इसीलिए हो जाते हैं कार्निवोरस, और टॉर्टोइसेस होते हैं हर्बीवोर्स,
ठीक है, मतलब कि ककड़ी खा सकते हैं, कुकुम्बर खा सकते हैं, ठीक है, और कैरेट खा सकते हैं अगर क्रश करके दे दी जाए तो। टॉर्टॉइसेस जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक। ओके, दिस इज डन, है ना, समझ आ गया। तो चेलोन मतलब कि टर्टल, टेस्ट्यूडो मतलब कि टॉर्टॉइस, और ट्रायोनिक्स मतलब कि हमने टेरापिन देखा जो कि गंगा घाट वाला है वो, और टर्टल टॉर्टॉइस का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आते हैं डायाप्सिडा के पास, ठीक है। तो डायाप्सिडा के पास में टेम्पोरल बोन में कितनी वैक्यूटीज होती हैं? दो फोरामेंस की प्रेजेंस देखने को मिलती हैं। इसमें कितने ऑर्डर्स हैं? रिंगोसेफेलिया, इसका एक एग्जांपल है स्फेनोडॉन या टुआटारा, जिसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, वो ये है, ठीक है, ये रहा, ये है स्फेनोडॉन, ठीक है, ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कब से एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है, ठीक है, वो मतलब ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इनके जो फॉसिल्स मिलते हैं ना अभी तक, वो सेम एग्जैक्टली वैसे ही मिलते हैं जैसे कि ये अभी दिखते हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी बॉडी में कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। मिलियन साल पहले ऐसी बॉडी थी, वैसी ही बॉडी आज भी है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग फॉसिल्स। स्फेनोडॉन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया, टुआटारा भी बोलते हैं इसको, टुआटारा, ठीक है, टूटाटारा मत बोलना, टुआटारा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं स्क्वामेटा। स्क्वामेटा में आते हैं अपने छिपकली और सांप, ठीक है, मतलब कि लिजर्ड्स और स्नेक। एग्जाम्पल्स देख लो, मजेदार एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? स्नेक तो नहीं है, ये क्या है? सब लिजर्ड्स, ठीक है। लिजर्ड्स के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं सौरो, इसीलिए मैं इसको सौरोप्सिडा बोल दूंगी। क्या बोल दूंगी मैं? सौरोप्सिडा, ठीक है। तो सौरोप्सिडा में हमारे पास एक एक करके हम लिजर्ड देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है तुम लोगों को, वो है ये वाला, दिस वन, द फर्स्ट वन। ये हो जाएगा हमारा ट्री लिजर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैमेलियन। मैं हमेशा इसकी स्पेलिंग में ए और ई की मिस्टेक करती हूँ, कैमेलियन, ठीक है। अरे बिल्कुल गलत लिखी, रुको एक मिनट, कैमेलियन, एक मिनट है ना, कैमेलियन, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड ऊपर वाली, ठीक है। इसकी एक खास बात होती है कि ट्री लिजर्ड है, इसकी जो टेल होती है ना वो प्रीहेंसाइल टेल होती है। प्रीहेंसाइल का मतलब कि टेल को ये ट्री के ऊपर मोड़ सकता है, ठीक है, जो कि उसको जंपिंग में हेल्प करेगी, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जंप करने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो प्रीहेंसाइल टेल बंदरों की भी होती है, मंकीज की भी होती है, वैसी ही प्रीहेंसाइल टेल कैमेलियन की भी हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैलोटिस। कैलोटिस को बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। क्या बोलते हैं? गार्डन लिजर्ड। ये लिजर्ड जनरली अपने को गार्डन में मिलती है, इसको हम लोग हिंदी में गिरगिट गिरगिट बोलते हैं, ठीक है। गिरगिट दोनों है, हालांकि ट्री लिजर्ड भी गिरगिट है और कैलोटिस भी गिरगिट है हिंदी भाषा में, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, ये दीवार पर चिपकी हुई लिजर्ड को हम लोग बोलते हैं गेको। गेको इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल लिजर्ड। क्या बोलते हैं? वॉल लिजर्ड, ठीक है। ये सबने देखिए। चौथी है ये लिजर्ड है कि ये है क्या, ठीक है, ये है कोमोडो ड्रैगन। क्या नाम है इसका? कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल, सबसे बड़ा जिंदा रेप्टाइल। डायनासोर की माफिक कौन है, ठीक है, इट इज कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। तो लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, ओके, ठीक है, चलो ओके। ये हो गया पांचवा, ही हमें दिख रहा है, ये इतना मामूली नहीं है। दिस इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोडर्मा, ठीक है। ओनली पॉइजनस लिजर्ड है ये, इसी का नाम होता है गिला मॉन्स्टर, गिला मॉन्स्टर, ठीक है। ये है द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, एकमात्र जहरीली छिपकली, ठीक है। तो मतलब कि बाकी सारी छिपकलियां जहरीली नहीं होती, ठीक है। तो जो हम डरते हैं ना लिजर्ड से कि जहरीली होगी, काट लेगी, तो ऐसा नहीं है ना, इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पॉइजनस एक्टिविटी इन द बॉडी। हालांकि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, सभी प्रोटीन सूट नहीं करते, इसका कोई प्रोटीन लिजर्ड का ब्लड में हमारे मिक्स हो गया तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर सकते, ठीक है, पर पॉइजनस नहीं है वो। सारे समझ में आ गए? तो हमने देखा सबसे पहले सब ऑर्डर में लेसर टीलिया, और लेसर टीलिया में आती हमारे लिजर्ड्स, और मैंने सौरो शब्द का भी इस्तेमाल किया था यहाँ पे अगर आपको याद हो तो।
सौरो भी लिजर्ड होता है, ठीक है। कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, हेमीडेक्टिलस, वॉल लिजर्ड, ठीक है, जिसको गेक्को भी बोलते हैं। हेमीडेक्टिलस ये इसी का नाम है, ठीक है। चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आ जाएंगे स्नेक्स, ये रहे, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे डरते हैं इनसे, बट दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट ऑर्गेनिजम्स। सी दिस स्नेक्स, ठीक है। तो स्नेक्स में सबसे पहले जो मैंने फोटोग्राफ लिया, दिस इज अ वाइपर, वाइपरा रोसेली, वाइपर, ठीक है, पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट है नाजा, नाजा कोबरा, जिसके पास हुड होता है ऐसे करके, ठीक है, फन है ना, नाजा 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 नाजा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में ये वाला, ये है सी स्नेक। सी स्नेक की कैटेगरीज में हमेशा हमको टेल जो है वो थोड़ी सी फ्लैट मिलेगी इस प्रकार की, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके, है ना। ये वाला जो स्नेक है ना, दिस वन इज अ बंगारस, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेट। बंगारस, इसका नाम होता है क्रेट, ठीक है। ये भी पॉइजनस है, ठीक है। और ये देखते हैं हम लोग, ये है पाइथन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अजगर, ठीक है। और ये पॉइजनस नहीं होता है, दिस इज द नॉन पॉइजनस स्नेक। मतलब कि ऊपर की सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस हैं, लेकिन पाइथन जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता है। अजगर को कभी मारते हुए देखा है किसी ऑर्गेनिज्म को, वो जकड़ लेता है उसके आसपास, तो बॉडी टाइट होती है इसकी, इसकी जकड़न भी टाइट होती है, फंस के ऑर्गेनिज्म मर जाता है। इसका मुंह इतना ज्यादा खुल सकता है कि पूरे पूरे हिरण को भी अपनी बॉडी में ले सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए इसको जहर निगलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकी सारे स्नेक्स होते हैं पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। तो ये देख लो, स्नेक्स में ऑफी, ऑफी शब्द का मतलब होता है स्नेक, ठीक है। नाजा कोबरा, बंगारस क्रेट, वाइपरा वाइपर, ठीक है। मैंने और भी कुछ नाम लिए, है ना, मैंने पॉइजनस नॉन पॉइजनस शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। पॉइजन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ऐसा पॉइजन जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जो कि ब्रेन के कारण किसी इंसान की डेथ हो जाए। मतलब अगर किसी इंसान को कोबरा ने काटा या किसी इंसान को कॉमन क्रेट ने काटा, तो उसकी मृत्यु जो है वो विद इन मिनट्स भी हो सकती है। हेमोटॉक्सिक पॉइजन वाले का अगर बचाव हुआ तो कुछ मिनट से लेके एक आधे घंटे तक भी बच सकता है वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये वाले तो बिल्कुल बचते नहीं, ठीक है, ओके। तो किसी को कोबरा ने काटा है, क्रेट ने काटा, तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों, ये क्या करते होंगे, तो न्यूरोटॉक्सिन देते हैं ये बॉडी में, जो पॉइजन सीक्रेट करते हैं वो होता है न्यूरोटॉक्सिन। और न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, वो जाके हमारे एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को ब्लॉक, एसिटाइल कोलिन को मतलब बेसिकली ब्लॉक कर देता है, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो अगर एसिटाइल कोलिन का रिलीज इनहिबिट हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप हो जाएगी, तो इंसान की इमीडिएटली ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्रीदिंग सीज हो गई ना, सांस भी नहीं ले पाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप हो गया तो, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप हो गया तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, पैरालिसिस होगी एक तरीके से, ठीक है। और जो मसल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गई, और जो अगली कॉन्ट्रैक्शन होनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, तो इस हिसाब से न्यूरोटॉक्सिन से इमीडिएट डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हीमोटॉक्सिन वाले क्या करते होंगे, ये आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, और आरबीसीज को रप्चर कर देते हैं, आरबीसीज को रप्चर कर देते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को इम्पेयर कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को इम्पेयर कर देते हैं, ठीक है। अपन सबने देखा है ना पुरानी मूवीज में, किसी को सांप काटा तो बहुत टाइट कपड़ा बांध के हाथ पे बांध लेते हैं, पैर बांध लेते हैं, वो क्या कि अगर हेमोटॉक्सिक पॉइजन वाला सांप है तो उस इम्प्योर ब्लड वाले, पॉइजनस ब्लड वाले एरिया को ब्लॉक कर दो कि वो ब्लड कहीं और नहीं फैले। आ रही बात समझ में, ताकि पूरे शरीर को बचा लिया जा सके। तो ये हुआ ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयरमेंट वाला। इस केस में इंसान के बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं अगर उसको सही टाइम पे एंटीडोट मिल गया, मतलब कि एंटी वेनम मिल गया, ठीक है, पॉइजन का एंटी मिल गया तो, ठीक है, बच जाएगा वो इंसान। दिस इज डन, है ना। अब यहाँ पर कोबरा का होता है न्यूरोटॉक्सिन, क्रेट का होता है न्यूरोटॉक्सिन। एक एग्जाम्पल और छूट रहा है, मैं लिख देती हूँ, सी स्नेक जितने भी हैं उनका भी होता है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। वहीं पर वाइपर का होता है हेमोटॉक्सिन, और मैं एक और एग्जाम्पल लिखना चाहूंगी, पाइथन, और वो होता है नॉन पॉइजनस। याद रखना प्लीज, हाँ, पाइथन का कोई भी स्नेक का पॉइजन सीक्रेट नहीं होता, नॉन पॉइजनस, ठीक है। दिस इज डन। तो स्नेक समझ में आ गए। स्नेक्स आते हैं ऑफिडिया के अंदर, हमने ये सारे स्नेक्स पढ़ लिए हैं। लास्ट आता है हमारे पास में क्रोकोडिलिया, और वो क्या है देख लो। तो क्रोकोडिलिया में हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल, जिसको हम लोग गैवियालिस बोलते हैं,
गैवियालिस, ठीक है। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर, एलिगेटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो होता है कि अटैकिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी, कौन सबसे ज्यादा ऑफेंसिव, कि मतलब अगर आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी मार देगा, ऐसा कौन सा, ऐसा होगा क्रोकोडाइल, ठीक है। ये होता है मोस्ट ऑफेंसिव, ये अटैकिंग होता है, मोस्ट ऑफेंसिव, गुस्से वाला, ठीक है। और ये किल एंड अटैक ह्यूमन ऑल्सो, बहुत फ्रीक्वेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो लोग जो है क्रोकोडाइल के द्वारा ज्यादा अटैक हो सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट अटैक्स जो होते हैं वो क्रोकोडाइल के द्वारा होते हैं, ठीक है। एलिगेटर को अगर पत्थर मारोगे तो ही काटेगा, समझ में आया, मतलब कि बिना कारण का ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर इसको इरिटेट किया गया तो ये भी मार सकता है और ये भी इंसान को खा सकता है, ठीक है। तो व्हेन इरिटेटेड इट कैन ऑल्सो अटैक एंड किल इंडिविजुअल, ठीक है, इट कैन ऑल्सो अटैक एंड किल ह्यूमन, ठीक है। लेकिन गैवियालिस जो है ये कभी भी किसी इंसान को नहीं मार सकता, निगल भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पास में जो स्नाउट होती है ना ये बहुत थिन होती है, और इतनी थिन स्नाउट से सिर्फ ये मछलियां ही खा सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैन नॉट किल ह्यूमन, ठीक है, कैन ओनली ईट फिशेस ड्यू टू लॉन्ग स्नाउट, ठीक है, कैन ओनली ईट फिशेस ड्यू टू लॉन्ग स्नाउट, ठीक है। तो आई होप दैट इतनी सारी बातें सारे बच्चों को समझ आ गई हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया क्रोकोडाइल के बारे में, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, गैवियालिस, 3 हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, घड़ियाल मतलब की, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्रोकोडाइल को हम लोग मानते हैं हमारे से बहुत कनेक्टेड, ठीक है, हम बोलते हैं कि मैमल्स से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल्स। कैसे? पहली बात, इनके पास जो दांतों का अरेंजमेंट है वो हमारी तरह है, मतलब कि हमारे पास होता है थीकोडॉन्ट डेंटिशन, मतलब कि जॉ के अंदर धंसे हुए दांत प्रॉपरली, रूट्स धंसी हुई होती हैं और उसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट डेंटिशन, इनके पास में भी वो है। दूसरी बात, इनके लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, हमारे भी लंग्स प्लूरल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। हमारे पास डायफ्राम है, इनके पास में भी डायफ्राम है, क्रोकोडाइल के पास में। बाकी किसी भी रेप्टाइल के पास में डायफ्राम नहीं था, सिर्फ क्रोकोडाइल के पास में होता है मस्कुलर डायफ्राम, मैमल्स जैसा, ठीक है। चौथा, 4 चेंबर वाला हार्ट होता है इनके पास में भी। इस हिसाब से बोल सकते हैं क्रोकोडाइल आर मोस्ट रिलेटेड टू मैमल्स, ठीक है, मोस्ट रिलेटेड टू मैमल्स। कौन है? तो बोल देना है क्रोकोडाइल है, ठीक है। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएगा सबको, राइट? दिस इज डन, हमने खत्म कर लिया रेप्टिलिया पूरा। अब आप लोग को एनसीईआरटी को सिर्फ रिवाइज करना है, एक बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। देख लो, हमने पढ़ा द क्लास नेम रिफर्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ये तो पढ़ ही लिया, ठीक है ना, ठीक है। टू क्रॉल होता है इसका मतलब, है ना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मालूम है तुमको। बॉडी पे ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, कॉर्निफाइड मतलब कि केराटिनाइज्ड, ठीक है, केराटिन पिगमेंट होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं डर्मल नेचर के, ये मैंने आप लोगों को अलग से बताया है, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, टिम्पैनम ही इनका ईयर होता है। लिम्ब अगर होते हैं तो 2 पेयर होते हैं। हार्ट 3 चेंबर का होता है, 4 चेंबर का क्रोकोडाइल में होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि पोइकेरोथर्मल्स। स्नेक और लिजर्ड अपनी शेड कर सकते हैं स्किन को स्किन कास्ट के फॉर्म में। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कि कोई लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लिए, ठीक है। So this is all about the reptiles and I hope my dear students have understood everything properly, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एव्स फटाफट और फिर पढ़ेंगे मैमल्स फटाफट। एनिमल किंगडम खत्म, प्लांट किंगडम चालू कर देंगे इस तुरंत बाद, ठीक है। चलिए, ओके, सो बाय एवरीबॉडी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।